अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। अब अगर आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपके फर्स्ट ईयर के बेस पे ही आपको एडमिशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे कोई क्राइटेरिया नहीं बन पाएगा कि कौन सा बच्चा जो है किस मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। क्योंकि आपको पता है ना, जब आप पिछले जो स्टूडेंट्स गुजरे हैं, पिछला जो मेरिट गुजरा है उसमें बड़ी ऊंच नीच होती है। फर्स्ट ईयर के बाद कुछ बच्चों के सेकंड ईयर में मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ बच्चों के फर्स्ट ईयर में मार्क्स ज़्यादा आए हुए होते हैं, सेकंड ईयर में कम हो जाते हैं। फिर बाद में एंटी टेस्ट होता है, उसमें बड़ी ऊंच नीच होती है, कुछ बच्चों के ज़्यादा नंबर होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो अकेला अब फर्स्ट ईयर की बेस पे जो है एडमिशन पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए आप अपने जहन में ये बिठा लें कि आपका एमडी कैट ज़रूर होगा अगर आपने यूएचएस में मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए हमने, आप चूँकि घरों में बैठे हैं, हमने आपकी आसानी के लिए एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आज हम पहले लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर मैं जस्ट आपको केमिस्ट्री का सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस के अंदर ये यूएचएस जो है वो आपको ना सिलेबस रिकमेंड करती है। चलें आप पहले बात सुन लें मेरी। यूएचएस जो है आपको कुछ गाइडलाइंस देती है, आपकी बुक, आपने जो बुक्स एफएससी की पढ़ी होती हैं उनके अंदर से ही, कि आपने इस चैप्टर को पढ़ना है, इस चैप्टर को यहाँ से ये आर्टिकल्स आपने बेसिकली फोकस करने होते हैं। क्योंकि एफएससी और ए लेवल के स्टूडेंट्स का कंबाइंड एक ही एंटी टेस्ट होता है, तो उसमें उन्होंने ध्यान रखना होता है कि जो कॉन्सेप्चुअल आर्टिकल्स एफएससी में मौजूद हैं और ए लेवल में मौजूद हैं उन दोनों को कंबाइन करके टेस्ट बनाया जा सके, ताकि एफएससी का स्टूडेंट भी सॉल्व कर ले और ए लेवल का स्टूडेंट भी सॉल्व कर ले। तो इसमें आपने एक बात याद ज़रूर रख लेनी है कि एग्जैक्ट अगर आप सोचेंगे ना कि आपको एफएससी में जैसे एमसीक्यू हैं बने हुए सिंपल से, कि एक लाइंस है बनी हुई तो वही लाइन उठा के दे दी जाएगी, ऐसा होगा नहीं। हो भी सकता है, ऐसे सिंपल एमसीक्यू भी आ जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके साथ ए लेवल के स्टूडेंट्स भी होते हैं और उनकी स्टडी ज़्यादातर कंसेप्ट बेस होती है, वो कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी फिर आपको एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए आप अपने आर्टिकल्स को डिफरेंटली पढ़ना पड़ता है। मैंने आपको पिछले आर्टिकल में, पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने जब किसी आर्टिकल को पढ़ना है तो आपने कंसेप्चुअली सोचना है कि मैं इसको किस तरह से एमसीक्यू में लेके आ सकती हूँ, या मैं इसको किस तरह से एमसीक्यू में लेके आ सकता हूँ। ठीक है ना जी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जस्ट केमिस्ट्री के कंटेंट डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं और वो आपके यूएचएस के सिलेबस में कौन से चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं और हम उसको केमिस्ट्री में कहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहले तो बात ये याद रख लें कि 2019 में जब आपका सिलेबस, ये पिछले साल की बात है, रिफाइंड हुआ, तो उसमें ना 2019 से पहले यूएचएस जो था वो आपको बताता होता था कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आने हैं। वो बताता होता था, सपोज इसमें से 3 एमसीक्यू आने हैं, इसमें से 2 आने हैं, इसमें से 2 आने हैं, इसमें से वो बताता होता था 3 आने हैं, या इसमें से 4 आने हैं। ये 2018 तक ऐसा था, लेकिन 19 में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया। उन्होंने जस्ट आपको ये जो पहले से सिलेबस मौजूद था वही दे दिया। इसमें से कुछ 5% आर्टिकल्स जो इनके कंटेंट थे, इन चैप्टर्स के अंदर कंटेंट थे, वो थोड़े से चेंज कर दिए। चैप्टर्स यही थे, 5% इसके अंदर कंटेंट में चेंज आई, और ये नहीं बताया कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इसलिए अब हमें हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है इस चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आए, हो सकता है इस चैप्टर में से 5 एमसीक्यू दे दे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उस सिलेबस को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 एक फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर के साथ लिंक है, यानी जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसके साथ लिंक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सेकंड ईयर के साथ लिंक है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से 6 तक पढ़ा और चैप्टर 15 और 16 पढ़ा, उसमें से कुछ पोर्शन आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ जी, ये जो आपने सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर 7 से 14 तक पढ़ा है वो इसमें आएगा। बेसिकली जो पिछले प्रीवियस पेपर्स हमने देखे हैं, अगर हम उनको एनालिसिस करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है ना, इसमें से एमसीक्यू आने की रेशो ज़्यादा है। यानी ये 1 से लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 9 तक चैप्टर्स यूएचएस ने रिकमेंड किए हैं, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में 1 से लेकर 8 तक, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, यानी 8 + 4 = 12। ये 12 चैप्टर्स की निस्बत इन 9 चैप्टर्स में से टोटल एमसीक्यू की रेशो देखी जाए तो इन 9 चैप्टर्स में से ज़्यादा है इन दोनों की निस्बत। अब आप यानी ये सोच सकते हैं कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, ठीक है ना जी। लेकिन छोड़ हम कुछ भी नहीं सकते, हमें हर चैप्टर ही अच्छे तरीके से करना है। ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से रेशो जो है पिछले अगर पास पेपर्स की देखा जाए तो इनकी रेशो ज़्यादा है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री। आपका केमिस्ट्री के अंदर, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से लिंक करता है। उसमें कुछ आर्टिकल ज़्यादा हैं, लेकिन जो यूएचएस ने आपको ये चैप्टर रिकमेंड किया है, इस चैप्टर को हम अलहदा से एक लेक्चर देंगे इसके ऊपर, और उसमें हम इसके सारे कंटेंट को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ब्रीफली मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें जो आपने मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा, आपने एम्पेरिकल एंड मोलेकुलर फार्मूला पढ़ा, आपने स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पढ़ी हैं, ये सारी की सारी इसमें आएंगी। देखा यही गया है कि इस चैप्टर में से जस्ट न्यूमेरिकल आते हैं, क्योंकि आपको पता है मोल भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, एवोगैड्रोस नंबर भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड है, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस जो होती हैं वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, ठीक है। तो जो सेकंड चैप्टर है ये है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ा गैसेस, और चैप्टर नंबर 4 पढ़ा लिक्विड्स प्लस सॉलिड्स। ये 2 चैप्टर्स काफ़ी बड़े चैप्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर इन चैप्टर्स को हमने सारे को स्टडी नहीं करना। स्टेट्स ऑफ मैटर में जब मैं आपको कंटेंट बताऊंगा तो हम देखेंगे इसमें से गैसेस में से हमने जस्ट उसकी जनरल गैस इक्वेशन और उसके साथ लिंक्ड न्यूमेरिकल्स देखने हैं, और लिक्विड्स के अंदर से हमने लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि अवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह से सॉलिड्स के अंदर से जस्ट हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उनका देखना है, और उसमें आपको अगर याद हो आपने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और आपने डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखा था, वो है। यानी ये 2 चैप्टर जो कि एफएससी में बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स थे, यहाँ पर उनका जस्ट 30 to 40% पोर्शन आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, ये एक चैप्टर। थर्ड नंबर पे जो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर यूएचएस ने आपके लिए रिकमेंड किया है उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये अगर आप अपनी एफएससी पार्ट 1 की बुक में देखें ना तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है, उसका नाम भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लेकिन बेटा वो चैप्टर बहुत बड़ा है। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो हमें बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, हमने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट लेना है, हमने SPD जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स ड्रा करनी है, उनकी शेप्स देखनी है, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखना होगा। और इसके अलावा इसमें से हमें प्रोटॉन
किसी भी एटम के अंदर उसके न्यूक्लियन नंबर होता है, उसमें प्रोटॉन नंबर होता है, उनसे हमने फाइंड करना होगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ये चीज़ें इसमें आएंगी। यानी सिंपल होगा, कंसेप्ट बेस होगा, ठीक है। वो चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें क्वांटम नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें एक्स रेज भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसका जस्ट हम कहते हैं 20 to 30% पोर्शन ही आएगा। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, वो चैप्टर भी काफ़ी लेंथी था। यहाँ पर ये चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग का, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। यहाँ पर बॉन्ड्स आ जाएंगे, आयनिक बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उनकी फॉर्मेशन होगी, कैसे बनते हैं, और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला होगा। और इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग में कुछ थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। लेकिन यहाँ पर ये एफएससी पार्ट 1 में बात कर, यहाँ पर मैं इसका जब लेक्चर दूंगा सेपरेटली तब भी आपको बताऊंगा, तब हम ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जस्ट मॉलिक्यूल्स की शेप्स को डिस्कस करना होगा, उनके एंगल्स को डिस्कस करना होगा, यानी थोड़ा सा कंसेप्चुअली हमें उसको पढ़ना होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यहाँ पर बिल्कुल ही मिस कर गए हैं वो। केमिकल एनर्जेटिक्स, ये हमारा 5th चैप्टर है। आपने चैप्टर 7 पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जिसको कहते थे थर्मोकेमिस्ट्री, वहां से ही ये केमिकल एनर्जेटिक्स है। ये भी कोई ज़्यादा मतलब डिटेल के साथ नहीं पढ़ना पड़ेगा हमें। हमने इसमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में देखना है, हमने यहाँ इंथाल्पीज पढ़नी है। कुछ आपको याद होगा, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्चन, ये इंथाल्पीज। और फिर हमने हेसिस लॉ पढ़ा था। हेसिस लॉ में जो है हमने देखा था कि किस तरह से अगर हमें किसी एक रिएक्शन की इंथाल्पी नहीं पता होगी तो वो कैसे फाइंड की जा सकती है, तो ये चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां पर यूएचएस जो आपको कंटेंट रिकमेंड करेगी, उसमें आपने इक्वेशन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखनी है, किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है, किस एलिमेंट की रिडक्शन हो रही है। और जी किसी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर हमने ये देखना एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। और इसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाएगा। ये सारे के सारे आर्टिकल आपकी एफएससी पार्ट 1 की बुक से ही हैं, और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिटेल से है। यहाँ हमने उस सीरीज को यूज करके जस्ट रिएक्शंस के बारे में देखना है कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, सेल का पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे सेल डिस्क्राइब किए थे एफएससी पार्ट 1 में, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा सा फ्यूल सेल का ही देखना पड़ेगा। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस और ली शैटलियर प्रिंसिपल, उसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर था, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन था, ये चीज़ें देखनी हैं। हमने अमोनिया की सिंथेसिस में क्या मतलब कौन सा इफेक्ट कैसे डिस्कस किया जा सकता है, वो देखना है। इसके अलावा एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ, और उसमें आपको याद होगा हमने पीएच पढ़ी थी, पीओएच पढ़ी थी, हमने के बी और KW डिस्कस किया था, हमने पीके भी देखा था। ये चीज़ें जो होंगी इसमें आएंगी। नेक्स्ट होगा फर्स्ट ईयर के अंदर से रिएक्शन काइनेटिक्स। ये आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में जो चैप्टर नंबर 11 है, उसमें से ये रिएक्शन काइनेटिक्स लिया गया है। चैप्टर वो बड़ा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमने उसको कंसेप्चुअली ही स्टडी करना है रिएक्शन काइनेटिक्स को। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, रेट इक्वेशन होगी, इंस्टेंटेनियस रेट है, एवरेज रेट है, और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो निकाले कैसे जा सकते हैं, और हाफ लाइफ और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के मेथड, ये चीज़ें देखेंगे हम। ठीक है ना जी। इस तरह से आपका जो फर्स्ट ईयर की बुक में से
आपको कंटेंट मिलेंगे वो आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री आपकी होगी। आप यूँ समझ लीजिए, आपकी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के जितने चैप्टर्स हैं ना, उनके अंदर से मैक्सिमम 50% मटेरियल होगा जो इनके अंदर डिस्कस किया जाएगा। बस हमने उसको लॉजिकली पढ़ना है, हमने उसको एज सच रटा ही नहीं लगाना। समझ आ गई बात की? पढ़ने का हमारा तरीका बदल जाएगा, ऑलमोस्ट चीज़ें वही होंगी। समझ आई? मेथडोलॉजी चेंज होगी, बाकी कंटेंट वही है। अब हमने लॉजिकली सोचना है, क्योंकि अब हमने एक्सप्लेन नहीं करना चीज़ों को, बल्कि हमने दरिया को कूजे में बंद करना है। तो ये फर्स्ट ईयर का। अब ये सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर में मैंने आपको बताया, आपने अभी रिसेंटली पढ़ी है सेकंड ईयर, उसमें टोटल 16 चैप्टर हैं। 1 से 6 ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, आपको पता है। 7 से 14 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आप कह सकते हैं केमिस्ट्री आ सकती है। उसको आप पॉलीमराइजेशन केमिस्ट्री कह सकते हैं, कुछ थोड़ा सा बायो केमिस्ट्री कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। उसके बाद चैप्टर 15 और 16, चैप्टर 15 और 16 को भी हम 1 और 6 के साथ मिला के हम कहते हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और 7 से 14 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से उसने जस्ट ये 4 चैप्टर्स उठाए हैं। यानी अगर आप अपनी सेकंड ईयर की बुक देखो तो उसके टोटल 8 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स हैं, और 4 चैप्टर्स में से भी 40% कंटेंट होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। पीरियड्स, ये जो है इसका बेसिक जो आइडिया है वो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटी है, जिसके अंदर इसके अंदर हम सेकंड और थर्ड पीरियड देखेंगे। सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर थर्ड पीरियड में एटॉमिक रेडियस है, उसके अलावा आयोनिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और इसमें चैप्टर के एंड पे हैलाइड्स भी दिए हुए हैं। थोड़े से हैलाइड्स का एक सेपरेटली आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है, और ऑक्साइड्स डिस्कस किए हुए हैं, वो भी मतलब इसी चैप्टर के अंदर आएंगे। ग्रुप्स, इसमें 2 ग्रुप्स को बेसिकली वो डिस्कस करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैसे तो हमने बाद में भी ये इस पे एक पूरा लेक्चर बनाना है, उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर सेकंड और थर्ड पीरियड, और यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर हमने सेकंड ए ग्रुप और 7A ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप के अंदर आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पता है, उनके कंपाउंड्स देखेंगे, उन कंपाउंड की सॉलेबिलिटी देखेंगे, उन कंपाउंड की डीकंपोजिशन देखेंगे। बेसिक फोकस हम इस पे करेंगे। और 7A ग्रुप हैलोजन्स के कंपाउंड्स, हैलोजन्स की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, हैलोजन्स के यूजेस, ये इसके अंदर स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट है जी थर्ड चैप्टर इनऑर्गेनिक पोर्शन का, ट्रांजिशन एलिमेंट। ये चैप्टर आपकी सेकंड ईयर की बुक में लेंथी है, लेकिन यहाँ पर बुक के अंदर आपके एंटी टेस्ट के सिलेबस के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज याद है आपको? सेकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। उस सीरीज में हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, हम उनकी वेरिएबल वैलेंसी देखेंगे, हम देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं उनके कलर चेंजेस, उनमें कलर्स, उनमें उनकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा देखेंगे कि आइसोमरिज्म, ये उन्होंने थोड़ा सा बीच में पिछले साल ऐड किया है। फोर्थ पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये आपकी बुक में एज सच कोई चैप्टर नहीं है बेटा सेकंड ईयर की बुक में, लेकिन थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में आपकी सेकंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन।
अच्छा, नाइट्रोजन से लिंक उसके फर्टिलाइजर, ये चैप्टर 15 में है, नाइट्रोजन इज फर्टिलाइजर्स, ये हम देखेंगे। उसमें यूरिया देख लेंगे, उसमें अमोनियम सल्फेट देख लेंगे, उसमें अमोनियम नाइट्रेट देख लेंगे, ठीक है ना जी। और सल्फर के कंपाउंड, ये भी कोई आपकी बुक में कोई ऐसा चैप्टर नहीं है सल्फर के नाम से, लेकिन यहाँ पर हम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और इसकी वजह से पॉल्यूशन जो होगी, और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, ये चैप्टर नंबर 4 में मौजूद है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है, कैसे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग और डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये इनऑर्गेनिक पोर्शन होगा। अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक पोर्शन की तरफ। ये आपके सेकंड ईयर में से आएगा। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक जो है चैप्टर 7 से लेकर चूंकि 14 तक शामिल हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल आपने सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा, काफी चीजें उसमें से आएंगी। उसमें से फंक्शनल ग्रुप इसमें से हम देखेंगे, हम नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की देखेंगे, और हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेसिक टर्म यूज होती हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे फ्री रेडिकल्स हैं, ये देखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स, ये लेंथी चैप्टर हो गया, यहाँ पर यूएचएस ने इसको बनाया है। इसमें अल्केन के कुछ रिएक्शंस, उसमें कंबस्टन हो गई, इसके अलावा कंबस्टन के अलावा उसमें उसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए, और चैप्टर नंबर फिर 8 में ही अल्कीन आ जाती है, उसकी प्रिपरेशन भी इसमें आ जाएगी, उसके रिएक्शंस भी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें ये फायदा हो गया, यहाँ पर अल्काइन को हमें टच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अल्काइन जो है यूएचएस ने जो है वो रिकमेंड नहीं किया यहाँ पर हमें। हाइड्रोकार्बन में अलबत्ता आपको बेंजीन वाला चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वो भी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। उसमें हम उसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का देख लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जो यूज़ होते हैं वो देख लेंगे, और हम देख लेंगे उसमें और 2 पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। ये चैप्टर नंबर 3 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अल्काइल हैलाइड्स, आपके सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 10 में से यहाँ आएगा। इसमें अल्काइल हैलाइड्स के यूजेस होंगे और उसके रिएक्शंस, आपको पता है ना, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिक फोकस हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे करेंगे। नेक्स्ट है अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। यहाँ पर आपके सेकंड ईयर की बुक में जो चैप्टर नंबर 11 है, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, वहाँ से लेंगे, और उसमें अल्कोहल की प्रिपरेशन आ जाएगी, अल्कोहल्स के रिएक्शंस भी आ जाएंगे, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफ्रेंसिएशन भी आ जाएगा। और फिनोल्स में हम बेसिकली फिनोल के रिएक्शन देखेंगे, और फिनोल का एसिडिक बिहेवियर उसको कंपेयर करेंगे हम अल्कोहल्स के साथ। ये आपने सेकंड ईयर में एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल पढ़ा भी हुआ है। चैप्टर नंबर 5 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स पे बेस करता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये तकरीबन आपको सारा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो यूएचएस ने आपको कंटेंट दिया है ना, जो हम देखेंगे बाद में, उसमें से एल्डिहाइड और कीटोन्स बेटा तकरीबन आपको इसमें से वो प्रिपरेशन भी उसने बताई है, बीच में उसने रिएक्शंस भी बताए हैं। अब रिएक्शन जब उसने वर्ड बोल दिया तो हमें सारे रिएक्शंस इसके एल्डिहाइड और कीटोन्स के देखने पड़ेंगे, इसका मतलब है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से बड़े एमसीक्यू आते हैं, छोटा सा चैप्टर है, इसमें उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, और ख़ास तौर पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को देखना है। और एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ थोड़ा सा हट के पढ़ेंगे एफएससी से, वहाँ पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ज़्यादा हमारे पास डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे कि कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड कब जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कब थोड़े से वीक हो जाते हैं, ये देखा जाएगा। अमाइनो एसिड्स थोड़े से पेजेस हैं आपकी बुक में, जस्ट मेरा ख्याल 3 से 4 पेजेस हैं, और इसमें से एमसीक्यूज भी 2 से 3 बन जाते होते हैं। बल्कि आपके लिए इंफॉर्मेशन है,
पिछले साल से अगर पीछे जाए ना 2018 तक, 4 पेजेस में से 6 MCQ बनते थे। अब जो है वो चलें कम भी सही, 3 तो बनेंगे ना किसी सूरत भी। तो ये इसमें हम अमाइनो एसिड्स के वो स्ट्रक्चर देख लेंगे, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज देख लेंगे, और अमाइनो एसिड से जो प्रोटीन बनती है और बॉन्ड्स बनते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, वो देखेंगे। 8th चैप्टर मैक्रोमॉलिक्यूल, सेकंड ईयर की बुक में बड़ा चैप्टर्स है मैक्रोमॉलिक्यूल, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे हमने उस मैक्रोमॉलिक्यूल को सारा नहीं पढ़ना, जस्ट आधा पढ़ना है, आधा शायद आधा भी ना पढ़ना पड़े। यहाँ पर मैक्रोमॉलिक्यूल में हम पॉलीमर्स देखेंगे, एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स देखेंगे, और इसके अलावा वहाँ पर आपने सेकंड ईयर में कार्बोहाइड्रेट भी पढ़े, लिपिड भी पढ़े। यहाँ नहीं पढ़ने आपको, यहाँ जस्ट प्रोटीन पढ़नी है और न्यूक्लिक एसिड्स, यानी आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो है आपके सामने आपसे बिल्कुल ही यहाँ पर मिस हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जस्ट प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स। लास्ट में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हालांकि सेकंड ईयर की बुक में भी ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, चैप्टर नंबर 16 है, तो छोटा सा है, लेकिन बेटा आपके लिए आसानी यहाँ पर ये होगी, इस छोटे से चैप्टर का भी आपको थोड़ा सा पोर्शन करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली आपको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन करनी होगी, उसमें आपको वो आपने स्टार्ट में ही चैप्टर 16 के स्टार्ट में ही वो प्लूटेंट पढ़े हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो देखने हैं हमने, एसिड रेन है, स्मोक है, और ओजोन है, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये सुनकर तसल्ली हो गई होगी, सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो ना करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा भी है। मेथड चेंज करना है पढ़ने का, जो आपने पढ़ा हुआ है वही है, उसको लॉजिकली पढ़ना है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने देखना है MCQs, और MCQs देख के हमने डिसाइड करना है कि हमने इस चैप्टर को, इस आर्टिकल को किस अंदाज से पढ़ना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट मैं आपको ये सारे चैप्टर जो हैं उसके लेक्चर्स बना के दूंगा, और हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से कि किस तरह के MCQ पूछता है। हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हमने इसको पढ़ना किस तरीके से। मेरा ख्याल है आपको ये लेक्चर जो है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। इस लेक्चर को आप दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों का फ़ायदा हो जाएगा, आप घर में बैठे बैठे तैयारी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।